तो चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं इसकी तरफ। और इसमें दिया हुआ है कि एक स्फीयर है जिसका रेडियस है कैपिटल आर, और उस स्फीयर के अंदर जो चार्ज का डेंसिटी है वो कुछ इस तरीके से वेरी करता है। चार्ज का डेंसिटी इस तरीके से वेरी करता है के आर, लीनियर फैशन में चेंज होता है। जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते जाते हैं एक लाइन की फॉर्म में जो डेंसिटी है वो बढ़ती जाती है। सेंटर के पास जो रीजन है वहां पे कम डेंसिटी होगी चार्ज की, और आप सेंटर से दूर जाएंगे तो चार्ज की डेंसिटी बढ़ती जाती है, ज़्यादा होती है। तो आपको बताना ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट ऑल पॉइंट्स एट डिस्टेंस स्मॉल आर, आपको बताना है कि अंदर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा और इस स्फीयर से बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो जब भी वेरिएबल डेंसिटी का क्वेश्चन आपको आता है, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो आपको यहाँ पे इंटीग्रेशन करना होता है। आप एक छोटा सा एलिमेंट लेते हैं जिस एलिमेंट से मिलकर ये पूरी बॉडी बनी है, और उस एलिमेंट का इंटीग्रेशन करने से हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाता है। तो आप पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट याद दिलाना चाहता हूँ, जिस कॉन्सेप्ट का नाम है शेल थ्योरम। इस कॉन्सेप्ट का नाम है शेल थ्योरम। हो सकता है कि आप इस नाम से ना जानते हो, लेकिन आप ये बात तो जानते होंगे कि आसान तरीके से बताता हूँ बिल्कुल। एक हॉलो स्फीयर है बेटा, एक हॉलो स्फीयर है। तो हॉलो स्फीयर के अंदर किसी पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन करना चाहते हैं तो कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, हम ये जानते हैं 0 के बराबर होता है किसी भी पॉइंट पर हॉलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, यदि ये यूनिफॉर्मली चार्ज है। तो यूनिफॉर्मली चार्ज है तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 के बराबर होने वाला है। और बाहर किसी पॉइंट पर निकालना चाहते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है आपके पास के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर। ये बिल्कुल वैसा ही फॉर्मूला है जैसे ये स्फीयर नहीं हो, ये पॉइंट चार्ज इसके सेंटर पे रखा हो। तो ये बात आप याद भी रख सकते हैं। आपके पास स्फीयर है हॉलो, चाहे सॉलिड भी हो, तो बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, तो आप उस स्फीयर को उसके सेंटर पर मान सकते हैं, और जितना चार्ज आपके स्फीयर का है वो पूरा का पूरा चार्ज आप उस सेंटर पर एक पॉइंट चार्ज की फॉर्म में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। हॉलो के केस में अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 के बराबर होता है, और सॉलिड के अंदर ये नॉन जीरो होता है। सॉलिड के अंदर फॉर्मूला होता है के क्यू स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर क्यू। अच्छा, तो हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है एक स्फीयर है जिसकी डेंसिटी नॉन यूनिफॉर्म है। तो मैं क्या करता हूं कि स्मॉल एक्स रेडियस का एक स्फीयर लेता हूं, और इस स्फीयर का जो थिकनेस है, इस स्फीयर का जो थिकनेस है वो dx के बराबर मैं मान लेता हूं। तो जो आपने क्वांटिटी यहां पे वेरिएबल मानी है, उसी वेरिएबल क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन आपको यहाँ पे लिखना होता है। x है तो आपको dx के साथ कुछ करना होगा। तो x मैंने माना रेडियस है इस एलिमेंट का, और dx जो है इसका थिकनेस है। बहुत ही कम है इसकी थिकनेस। तो यदि मैं इस एलिमेंट के ऊपर चार्ज निकालना चाहता हूं, तो एलिमेंट के ऊपर जो चार्ज होगा, छोटा सा चार्ज, वो मैं लिख सकता हूं डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी है k इंटू एक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ दिस एलिमेंट, तो हो जाएगा आपके पास 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये आपके पास चार्ज की वैल्यू है, इस एलिमेंट के ऊपर चार्ज की वैल्यू। अब मैं इस स्फीयर के अंदर, हमारे पास जो क्वेश्चन में स्फीयर दिया है उसके अंदर कोई पॉइंट है P जिसका डिस्टेंस स्मॉल r है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। मैं स्मॉल r डिस्टेंस पर प्रेजेंट कोई पॉइंट है, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ। तो क्या मैं करने वाला हूँ, देखिए। सो हम कह सकते हैं कि ये जो आपके पास एलिमेंटल स्फीयर है, दिस इज लाइक अ हॉलो स्फीयर। ये एक हॉलो स्फीयर है जिसका चार्ज है इतना, और हॉलो स्फीयर के बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। तो मैं छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट P पर बता सकता हूँ K इंटू डी क्यू डिवाइडेड बाय स्मॉल r का स्क्वायर, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पॉइंट। अब दोनों तरफ मैं करूँगा इंटीग्रेट। अब इंटीग्रेशन में जो है जाने वाली है जान। कैसे? कि यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात यह है कि यदि मैं ऐसे ढेर सारे एलिमेंट्स बनाता हूँ, यदि मैं ऐसे ढेर सारे एलिमेंट्स बनाता हूँ लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस,
इस तरीके से बहुत सारे मैं एलिमेंट्स बनाऊँ और मैं बहुत सारे एलिमेंट्स से बना हुआ इस पूरे स्फीयर को मान सकता हूँ। ऐसे ढेर सारे एलिमेंट्स से ये मिलकर बना है पूरा स्फीयर है। बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग रेडियस के हॉलो स्फीयर से मिलके बना है हमारा स्फीयर। और इस पॉइंट P के बाद जितने भी स्फीयर्स बनेंगे उन स्फीयर्स के लिए ये एक पॉइंट इनसाइड पॉइंट की तरह बिहेव करेगा। उन सारे हॉलो स्फीयर्स की वजह से ये एक इनसाइड पॉइंट है। तो उन इतने इकट्ठे हमारे पास जो एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स की वजह से P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होने वाला है। हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इतनी विड्थ में जो स्फीयर्स आएंगे उनकी वजह से ही होने वाला है। इतने जो स्फीयर्स हैं यहाँ से लेके यहाँ तक जो बन रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक जो बन रहे हैं, इतनी इकट्ठे जो हमारे पास स्फीयर्स हैं उनकी वजह से ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है। तो मैं x इज इक्वल्स टू 0 से x इज इक्वल्स टू स्मॉल r तक इसे इंटीग्रेट करूंगा और हमें 0 से लेके इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मिलने वाला है। तो यहाँ पे लिमिट जो है वो इंपॉर्टेंट थी, तो वो आपको समझ में आ गई। नहीं आई तो आप रिपीट कर सकते हैं और तब भी नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा k, ये कांस्टेंट वाला k है, नहीं ये अपना कुलम्स कांस्टेंट वाला k है ना, क्योंकि इसमें 2 k हैं तो इसमें थोड़ा सा संभल के रहना है आपको। तो यहाँ पे मैं अगले पेज पे लिख देता हूँ इसको। तो आपको मिलेगा k कुलम्स कांस्टेंट वाला डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इंटू dq लिखेंगे। dq कितना है k इंटू x इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 से लेके स्मॉल r। अब यहाँ पे k जो है इसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख लीजिए जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर k इंटू 4 पाई एक्स क्यूब डी एक्स, 0 से लेके r। एक्स क्यूब डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा r रेज़ टू दी पावर 4/4 और ये हो जाएगा आपके पास k 4 पाई अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई चला जाता है, यहाँ से r स्क्वायर से r स्क्वायर चला गया, आपको मिलता है यहाँ पे k और यहाँ पे r स्क्वायर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट 4 एप्सिलॉन नॉट। तो ये किसी अंदर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपके पास आ जाता है, एक वैल्यू आ जाती है आपके पास। अब किसी आउटसाइड पॉइंट पर मैं देखना चाहता हूँ कि कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होने वाला है किसी आउटसाइड पॉइंट पर। तो आउटसाइड पॉइंट पे कैसे निकालेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड? मैं फिर से एक एलिमेंट लूंगा और उस एलिमेंट का चार्ज कितना आएगा आपके पास, dq इज इक्वल्स टू आपके पास आएगा k इंटू एक्स इंटू 4 पाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये आपके पास टोटल जो चार्ज है एलिमेंट का वो आ चुका है। और मैंने आपको ये बात बताई थी कि यदि आपके पास एक स्फीयर है, चाहे वो हॉलो स्फीयर है चाहे वो सॉलिड स्फीयर है, स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आप क्या कर सकते हैं कि बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए आप इसे सेंटर पर मान सकते हैं इस पूरे चार्ज को। तो यदि मैं कंप्लीट चार्ज निकाल लेता हूं कि कितना चार्ज इस स्फीयर में है और उसको सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज की तरह ट्रीट कर सकता हूं और मैं बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड उसकी वजह से निकाल सकता हूं। तो मैं पहले टोटल चार्ज कैलकुलेट कर लूंगा कितना, तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे 0 से लेके कैपिटल R तक, तो आपको टोटल चार्ज ऑन दिस स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन पता चल जाएगा। तो आपको मिल जाएगा q इज इक्वल्स टू, आपके पास है k कांस्टेंट वाला k इंटू 4 पाई x dx x इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब बन जाएगा। तो ये बन जाएगा आपके पास r रेज़ टू दी पावर 4/4। ये आपके पास टोटल चार्ज है और बाहर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे E आउटसाइड इज इक्वल टू k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू टोटल चार्ज विच इज k इंटू 4 पाई r रेज़ टू दी पावर 4/4 डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, r स्क्वायर के बराबर। तो बस आप इसे यहाँ पे लिख सकते हैं कि 4 पाई से 4 पाई चला गया, आपको मिलता है k r रेज़ टू दी पावर 4/4 एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r स्क्वायर। ये आउटसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, याद रहेगा, ठीक है। अब इसके बाद चलते हैं कि इसमें सेकंड पार्ट क्या है क्वेश्चन में, कि सपोज द टोटल चार्ज ऑन द स्फीयर इज 2e। टोटल चार्ज 2e के बराबर है, जो टोटल चार्ज हम निकाल भी चुके हैं। तो इस पहले आप क्या करिए, इस टोटल चार्ज को 2e के बराबर रखिए थर्ड पार्ट के लिए, सेकंड पार्ट के लिए। सो आई एम गोइंग टू राइट, उप्स पेज जो है भर चुका है, तो यहाँ लिख लेते हैं, इसको मान लेते हैं 2e के बराबर है 2e। तो आपको इसे सॉल्व करेंगे तो आपको ये 4 से 4 हट जाएगा, तो आपको मिलता है यहाँ पे क्या मिलता है, ये रिलेशन मिलता है k पाई r रेज़ टू दी पावर 4 इज इक्वल्स टू 2e। एक रिलेशन ये मिल गया, ठीक है, इस्तेमाल करेंगे इसका भी। और क्या है आपके पास कि वेयर
can two protons be embedded such that the force on each of them is equal to 0? Force on each of them is equal to 0. Assume that the introduction of the proton does not alter the negative charge distribution. तो ये आपके पास स्फीयर था, इस स्फीयर में ये सेंटर है, हमें दो प्रोटॉन्स इसके अंदर घुसाने हैं। तो मैंने मान लिया कि एक प्रोटॉन यहाँ पे लगा दिया, एक प्रोटॉन इस तरह से लगा दिया है, ये d डिस्टेंस पे मान लिया, इसको भी d डिस्टेंस पे मान लिया। अब किसी भी एक प्रोटॉन पर जो नेट फोर्स है वो 0 के बराबर होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? कि प्रोटॉन प्रोटॉन का आपस में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होने वाला है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पे कि आपको k इंटू प्रोटॉन पे चार्ज e के बराबर है ke² डिवाइडेड बाय 2d का स्क्वायर, यह आपको फोर्स मिलेगा इन चार्जेस के आपस में रिपल्शन का, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक फोर्स आपको और मिलने वाला है। तो आप यहाँ पे बता सकते हैं कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो आपके पास फोर्स मिलेगा दैट विल बी इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इज इक्वल्स टू ई। तो इन दोनों फोर्सेस को आप आपस में बराबर कर दीजिए तो आपको आंसर जो है मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ke² अपॉन 4d²। k कौन सा है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला है, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। So ke² upon 4d² is equal to charge on proton E into electric field. Electric field inside point पर कितना है? Inside point पर electric field है k r² upon 4 epsilon naught। तो आ जाएगा आपके पास k r² upon 4 epsilon naught। इन दोनों इक्वेशंस को आप इक्वेट कर दीजिए, आपको d की वैल्यू जो है पता चल जाएगी। d कितना है, और d ही वो डिस्टेंस है, सेंटर से कितना दूर हमने रखा है, आपसे पूछा गया है, वही पूछा गया है। ठीक, तो बता सकते हैं कि दो प्रोटॉन्स आप ऐसे ही रखेंगे और ये इसी तरीके से रखे होने चाहिए डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड पर, नॉट डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड बट ये सेंटर के एक ऑपोजिट डायरेक्शंस में होने चाहिए, तभी फोर्स बैलेंस हो पाएंगे। इसके बाद चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें दिया है कि दो चार्जेस हैं -q और दोनों फिक्स्ड हैं, यहाँ पर दोनों के बीच का सेपरेशन 2d के बराबर है, और एक तीसरा चार्ज +q जिसका मास m है वो मिड पॉइंट पे रखा जाता है, उसको डिस्प्लेस कर दिया जाता है स्मॉल x से परपेंडिकुलर टू द लाइन, इस लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में थोड़ा सा डिस्प्लेस किया है। ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा है ये, और आपको ये बताना है कि स्मॉल q विल परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन ये करेगा, आपको ये बताना है, और आपको क्या निकालना है? टाइम पीरियड, और इसका ये प्रूव करना है टाइम पीरियड इतना होगा। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? तो यदि आपके पास एक मोशन है जिस मोशन में एक ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले रीस्टोरिंग फोर्सेस जो होते हैं वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल होते हैं, और कुछ इस तरीके से होते हैं कि मान लीजिए कोई इक्विलिब्रियम पोजीशन है किसी सिस्टम की, और इक्विलिब्रियम पोजीशन से उसको डिस्टर्ब किया जाता है, मान लीजिए x अमाउंट से उसे डिस्टर्ब किया जाता है, तो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला एक रीस्टोरिंग फोर्स होता है। रीस्टोरिंग फोर्स का मतलब है कि एक ऐसा फोर्स जो इसको वापस इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाना चाहता है, और वो फोर्स जो है वो प्रोपोर्शनल होता है x के और ऑपोजिट होता है x के। तो हम ऐसे मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो हमने इस चार्ज पार्टिकल को इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन जो यहाँ थी, यहाँ पे फोर्स 0 था तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है, यहाँ से इसको डिस्प्लेस किया है x, और x बहुत छोटा है। अब हम इसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस देखेंगे, यदि वो x के प्रोपोर्शनल आ जाते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। यदि x के प्रोपोर्शनल नहीं है तो हम कहेंगे कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं करेगा। तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हम बता सकते हैं, x है ये d है, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास x² + d² का अंडर रूट। यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है कितना हो जाएगा आपके पास √x² + d²। तो इसके और इसके बीच में जो फोर्स है वो लगेगा मान लीजिए F के बराबर, तो उतना ही फोर्स इसकी वजह से इसके ऊपर लगेगा F के बराबर। और यहाँ पे F की वैल्यू आप बता सकते हैं, F की वैल्यू कितनी होगी kq² डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर दैट इज x² + d²। ये फोर्स की वैल्यू है। तो इस फोर्स का एक कंपोनेंट इस तरफ लगेगा F cos थीटा, और इस फोर्स का एक कंपोनेंट इस तरफ लगेगा F cos थीटा, एक कंपोनेंट इस तरफ आएंगे F sin थीटा, और एक कंपोनेंट इस तरफ आएगा F sin थीटा। इसके कंपोनेंट F sin थीटा F cos थीटा, इसके कंपोनेंट F sin थीटा F cos थीटा। अब देखिए कि F sin थीटा जो कंपोनेंट्स हैं एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं, और F cos थीटा जो कंपोनेंट्स हैं दोनों के ऐड हो चुके हैं नीचे की तरफ। तो मैं ये लिख सकता हूं कि हमारा ये जो चार्ज है इसके ऊपर जो टोटल फोर्सेस हैं वो
2f cos थीटा के बराबर हैं और वो नीचे की तरफ हैं। सो आई कैन से द रीस्टोरिंग फोर्सेस इज इक्वल टू 2f cos थीटा। रीस्टोरिंग फोर्सेस क्यों हैं? बिकॉज ये इस चार्ज को नीचे की तरफ पकड़ के ला रहे हैं कि आप वापस यहाँ पे इक्विलिब्रियम पोजीशन पे। यही रीस्टोरिंग फोर्सेस का मतलब है कि वापस अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लौटने को कह रहे हैं कि आजा यार, आजा भाई, लौट के आजा। तो ठीक है, अब ये चेक करते हैं किसके प्रोपोर्शनल आते हैं। सो 2 इंटू के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। इस ट्राइंगल में कॉस थीटा निकाल लीजिए कितना होगा। तो ये थीटा है बेटा, ये आपके पास x है, ये आपके पास d है, ये आपके पास डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस आपको मिल जाएगा x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये आपको मिल जाएगा रिजल्ट। तो बस इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2k क्यू स्क्वायर x डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2। अब यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x की जो वैल्यू है वो बहुत बहुत छोटी है कंपेयर टू d, तो इस x को यहाँ से नेगलेक्ट किया जा सकता है, इसके कंपैरिजन में नेगलेक्ट किया जा सकता है। तो इसको आप नेगलेक्ट कर दीजिए तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा 2k क्यू स्क्वायर x डिवाइडेड बाय डी क्यू। तो ये वाली जो टर्म है ये कुछ ऐसे लिखा है कि नेट रीस्टोरिंग फोर्सेस जो हैं ये समथिंग इनटू x लिखा है। तो इसका मतलब यदि हम इसको कंपेयर करते हैं f इज इक्वल टू के एक्स से, तो हमारे पास क्या आ रहा है 2k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी क्यू इंटू एक्स। तो यदि ऐसा फोर्स होता है तो हमें टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन मिलता है 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाई के। तो यदि हमारे पास ये है k की जगह ये है तो हमारा भी यही टाइम पीरियड आना चाहिए, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ m बाय k कितना है इतना 2k क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी क्यू। तो यहाँ पे k की जगह 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और लिख देंगे तो और हरा भरा हो जाएगा आपका आंसर। तो 2 पाई अंडर रूट ऑफ 4 का ये हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट m डी क्यूब डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आ जाना चाहिए, चेक कर लीजिए एक बार आंसर। 8 पाई क्यूब, हमारा 8 आ रहा है क्या? 8 नहीं आ रहा है। इसको 1/4 करेंगे तो ये 4 आएगा। अच्छा बाहर क्या है? बाहर कुछ नहीं है। अच्छा तो इन्होंने 2 पाई को अंदर ले लिया है तो हमारे पास आ जाएगा 8 पाई स्क्वायर का ये पाई क्यूब हो जाएगा, 8 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट m डी क्यूब डिवाइडेड बाय क्यू स्क्वायर का अंडर रूट। ये चेक कर लीजिए 8 पाई क्यूब एप्सिलॉन नॉट m डी क्यूब बाय क्यू स्क्वायर, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। तो ये आप इसे सॉल्व कर सकते हैं इस तरीके से। अब उसके बाद जो है पूरी SHM की कहानी है, ठीक है। आगे चलते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। अ टोटल चार्ज ऑफ -q इज यूनिफॉर्मली स्प्रेड अलोंग द लेंथ ऑफ द रिंग ऑफ रेडियस कैपिटल R। तो हमारे पास एक रिंग है और उस रिंग के ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है -q, माइनस 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 इस तरीके से यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड है। टोटल चार्ज -q के बराबर है। अब कहा गया है कि स्मॉल टेस्ट चार्ज प्लस q ऑफ मास स्मॉल m इज केप्ट एट द सेंटर ऑफ द रिंग एज गिवन अ जेंटल पुश अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग। तो हमारा जो चार्ज है बेटा वो रखा हुआ है यहाँ पर, पहले यहाँ पर रखा है और हम जानते हैं कि यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो यहाँ पर यदि कोई भी चार्ज रखा होगा तो वो इक्विलिब्रियम में होगा, उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस 0 होंगे। तो चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। इसके बाद क्या किया जाता है? इसको पुश किया जाता है एक्स की तरफ। तो मैंने मान लिया बेटा कि इसको मैं थोड़ा सा पुश कर देता हूँ, एक्स डिस्टेंस मैंने इसे पुश कर दिया। अब क्या होगा? अब आपको ये बताना है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा और इसका टाइम पीरियड निकालना है। तो पिछले सवाल की तरह हमें रीस्टोरिंग फोर्सेस कैलकुलेट करने हैं और रीस्टोरिंग फोर्सेस यदि x के प्रोपोर्शनल आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि SHM है, और SHM है तो वहाँ पे टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट m बाई k से निकाल सकते हैं। तो इसको डिस्प्लेस करेंगे यहाँ पे, तो मैं कह सकता हूँ कि इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट्स से E के बराबर है इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, तो इसके ऊपर लगने वाला फोर्स कितना होगा? Q इंटू E के बराबर इस डायरेक्शन में। तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है बेटा। इस पार्टिकल को इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने वाले फोर्सेस को क्या कहते हैं? रीस्टोरिंग फोर्सेस कहते हैं। वही हमें कैलकुलेट करना है। तो मैं यहां पे कह सकता हूं कि रीस्टोरिंग फोर्सेस ऑन दिस पार्टिकल इज इक्वल टू E इंटू स्मॉल q।
अब ई आप जानते हैं रिंग की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसके एक्सिस पर कितना होता है, के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय के क्यू इंटू एक्स डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 इंटू क्यू। ये फोर्स लग रहा है इतने मैग्नीट्यूड का फोर्स लग रहा है। हम जानते हैं कि जेंटल पुश किया है तो एक्स की जो वैल्यू है वो बहुत बहुत कम है एज कंपेयर टू द रेडियस ऑफ द रिंग। तो यहाँ पे x को आप नेग्लेक्ट कर सकते हैं, इस वाले x को कर सकते हैं, इसके कंपैरिजन में इसको नहीं कर सकते हैं बिकॉज हमें नहीं पता कि के क्यू कितना ज़्यादा है। सो यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स आपको मिल जाएगा के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू डिवाइडेड बाय आर क्यूब इंटू एक्स। सो दिस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू एक्स। इसका मतलब जो मोशन है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, तो हमारा मोशन होगा SHM। और यहाँ पे टाइम पीरियड निकाल सकते हैं, t इक्वल्स टू 2π√m/k। के का मतलब ये वाला पूरा कांस्टेंट आ जाएगा आपके पास के क्यू स्मॉल क्यू बाय आर क्यू। तो कुछ पिछले ऐसा ही सवाल हो गया है और इसका टाइम पीरियड आप निकाल सकते हैं। और यदि 2π को अंदर लेना चाहें तो ले सकते हैं, k को 1/4πε0 लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो इस तरीके से अपना आंसर अपने हिसाब से सजा सकते हैं। ये आंसर है बेसिकली, ठीक है।